सुप्रभात दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमारा जो वीडियो था माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, वो इससे पहले वाले आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा माइनॉरिटी वाले पे, और उसमें ये वीडियो का जो पहला पार्ट होगा वो पहला पार्ट आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और ये सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को सेक्शन 6 तक हम डिफाइन किए थे, और इसमें हम फिर भी आपको सेक्शन 1 से एक बार रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद हम सेक्शन 7 से इसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और देखिए, ये हमारा जो सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। तो हर एक एक्ट का अपना टाइटल होता है, हर एक एक्ट का अपना एक्सटेंट होता है कि इसको कहाँ तक विस्तार किया जाएगा। तो वैसे ही इस माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का भी अपना एक एक्ट है, अपना एक टाइटल है, अपना एक एक्सटेंट है, उसको कहाँ तक विस्तार किया गया है। तो इसको किया गया है हिंदू, ये इसका जो शॉर्ट टाइटल है, इसका जो टाइटल दिया गया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, और इसको जो है, इसका जो एक्सटेंट है, इसका विस्तार जो है वो पूरे इंडिया में है, ठीक है। आउटसाइड जो वैसे पर्सन जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया के हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो ये उन पे भी लागू है। इसको कब इनैक्ट करवाया गया था, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा कब उनको इस बिल को एक्ट में बदला गया था, तो 25 अगस्त 1956 को, ठीक है। और ये एक्ट नंबर 32 है 1956 का, और इसको कब करवाया गया था, 25 अगस्त 1956 से, और ये पूरे इंडिया में लागू है, ठीक है। एक्ट नंबर 1 इतना ही कहता है। एक्ट नंबर सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 ये बोल रहा है कि एक्ट नंबर 8 जो है 1890 का, जो वो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है, वो इसका सप्लीमेंट है, ठीक है। ये जो है सप्लीमेंट है, ठीक है। सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये बता रहा है कि हिंदू कौन है। ये जो माइनॉरिटी वाला है, मैरिज वाला है, या फिर आपको सक्सेशन वाला है, या फिर आपको एडॉप्शन वाला है, ये सब में एप्लीकेशन ऑफ एक्ट जो होता है वो सेम होता है। सबका एप्लीकेशन जो है सेम होता है कि हिंदू है, हिंदू किस पे लागू होगा, ये एक्ट जो है ये किन हिंदू पे लागू होगा, हिंदू के अंदर कौन है, हिंदू कौन है, ये इस सेक्शन से पता चलता है। हम लोग को कितने सारे जुडिशरी क्वेश्चन में ये भी आता है कि हिंदू कौन है, इसके बारे में बताना रहता है हम कि, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि हिंदू जो बाय बर्थ हिंदू हैं, या फिर बाय रिलीजन हिंदू हैं, या फिर जो वीरशैव के हैं, लिंगायत के हैं, या फिर जिनके फॉलोअर जो है ब्रह्म समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज से हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, रिलीजन हो, जैन सिख रिलीजन से हो, वो सब जो रिलीजन से होते हैं, तो ये सब पे हिंदू लॉ लागू होता है। किस पे हिंदू लॉ लागू होता है, किस पे ये एक्ट अप्लाई करता है, तो वीरशैव पे, लिंगायत पे, जो बाय बर्थ हिंदू हैं, जो डेवलपमेंट्स के फॉर्म्स में हिंदू हैं, जैसे वो वीरशैव, लिंगायत, फॉलोअर जो है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, जो फॉलोअर्स जो हैं हिंदू, वो जो हिंदू के, वो ये इन सब के जो फॉलोअर्स है वो हिंदू है। और फिर आपको क्या है, फिर हिंदू कौन नहीं है, तो एक हिंदू कौन सा रिलीजन है जो हिंदू नहीं है, तो बुद्धिस्ट नहीं है, मतलब बुद्धिस्ट तो रिलीजन है, सॉरी, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जियो नहीं है, ये जो है बाय रिलीजन जियो जो है, मुस्लिम हिंदू नहीं है। और फिर यहाँ पे जहाँ पे वैसा कस्टम और यूजेस है जिसको हिंदू का, वो हिंदू है, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि वैसा चाइल्ड जो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसके बोथ पेरेंट्स जो हैं हिंदू हैं, तो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, या फिर बाय रिलीजन सिख हो, वे सब जो है हिंदू है, ठीक है। और वैसा चाइल्ड जो लेजिटिमेट चाइल्ड है या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, जिसके एक पेरेंट्स हिंदू हो, या और एक और अनदर पेरेंट्स जो है वो आपको क्रिश्चियन हो जाए, मुस्लिम हो, पारसी हो, जीव हो, वैसे चाइल्ड जो होते हैं, तो वो चाइल्ड के जो अगर उसका लालन पालन अगर आपको हिंदू धर्म के हिसाब से होता हो, तो वो बच्चा जो है, वो बच्चा भी हिंदू ही माना जाएगा, वही बच्चा हिंदू ही है। और वैसा पर्सन जो कन्वर्जन या रिकन्वर्जन, क्या मान लीजिए कन्वर्जन मतलब पहले मुस्लिम से हिंदू में आ गए हो, या हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, या हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से हिंदू, वापस रिकन्वर्ट हो गए होंगे, वैसे पर्सन भी जो है वो आपको
हिंदू माना जाता है। ठीक है, ये एक्ट सेक्शन 2 था। ठीक है, अब सेक्शन 3 में क्या बताता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ एक्ट सेक्शन 3 था। सेक्शन 4 में क्या है, डिफिनीशन। पहला क्या था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। दूसरा क्या है आपको, एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1890। तीसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। और फोर्थ सेक्शन क्या कहता है, डेफिनेशन। हर एक एक्ट का अपना एक परिभाषा होता है, जिसके अंतर्गत हम जो परिभाषा दिया हुआ रहता है उसके अंतर्गत ही हम सब हर एक वर्ड को लेंगे। ठीक है, गार्जियन पहला क्या है, 4 का आपको ए क्या बोलता था, एक माइनर इसके बारे में डिफाइन किया गया है, एक गार्जियन को डिफाइन किया गया, और एक नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं इसको डिफाइन किया गया है इस परिभाषा में। तो गार्जियन कौन होते हैं, वैसे गार्जियन नहीं कहा जाता है जो माइनर के चाइल्ड के प्रॉपर्टी को, उसके बॉडी को, उसके मतलब उस बच्चे को और उसके प्रॉपर्टी को जो देख रेख कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो गार्जियन है। और या माइनर उसको कहते हैं जो 18 एबव वो अपना 18 एज मेजोरिटी, जिसको मेजोरिटी माना गया है, वो एज जो है कंप्लीट नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर कहते हैं। और हमारा देखिए 4 टाइप का जो, और क्या होता है गार्जियन भी जो होता है कि गार्जियन जो है वो हमारे सेक्शन 4B मतलब गार्जियन का जो डिफाइन किया गया है उसके अंतर्गत 4 टाइप के गार्जियन को भी डिफाइन किया गया है। वो कौन से है, तो नेचुरल गार्जियन है, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स प्रॉपर फादर्स और मदर्स, जिसको हम लोग टेस्टामेंट्री भी गार्जियन भी कहते हैं। टेस्टामेंट्री मतलब वो टेस्टामेंट्री क्या होता है, टेस्टामेंट्री होता है कि वैसा जिसको गार्जियन या पेरेंट्स जो होता है वैसे पर्सन को जिसको बाय विल के द्वारा जो है इसको अपॉइंट कर लिया जाता है कि मेरे बाद जो है मेरे बच्चे को का देख रेख या फिर मेरे कौन करेगा, या फिर टेस्टामेंट का होता है कि मेरे बात की जो है ये प्रॉपर्टी किनके पास जाएगी। ये विल के टेस्टामेंट्री वर्ड जो है हम लोग जब हिंदू लॉ का विल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या 4 में क्या डिफाइन किया गया था, नेचुरल गार्जियन कौन होता है, तो नेचुरल गार्जियन जो है सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया था। ये सेक्शन 4 में इतना ही बताया गया। सेक्शन 5 में कि जो भी पहले का कस्टम है, रूल है, अगर वो जितना भी लॉ होगा पहले का लॉ, अगर ये आपको ये अभी वाला जो एक्ट 1955 का अगर सीज का उल्लंघन कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है, तो वो जो है ये एक्ट जो है उसको सीज कर लिया जाएगा, पहले वाले जितने भी लॉ होंगे उसको सीज कर लेगा। ये सेक्शन 5 जो है सुपीरियर पावर और इन्फ्लुएंस देता है। कोई भी कस्टम जो भी इस कानून के आने से पहले थी वो खत्म हो जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू मैनर। सेक्शन 6 कह रहा है कि नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू मैनर कौन है, तो हिंदू मैनर देखो, अगर हिंदू पहले माइनर है तो बॉय, हिंदू मैनर के बॉय हो या अनमैरिड बॉय या गर्ल, ठीक है, उसके पहले तो फादर होते हैं। ठीक है, फादर के ना रहने पे माँ उसकी गार्जियन होती है, फादर के ना रहने पे उसकी माँ गार्जियन होती है। और ये अगर मतलब लड़की अनमैरिड है तो भी उसकी गार्जियन फादर है, उसके माँ है, उसके बाद उसकी माँ है। लेकिन अगर जैसे ही उस अनमैरिड गर्ल का शादी हो जाता है, उसका शादी हो जाता है, तो उसके गार्जियन कौन बन जाता है, उसके गार्जियन ऑटोमेटिकली उसके हस्बैंड उसके गार्जियन बन जाते हैं। ठीक है, ये सब आपको सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, तो ये या फिर हिंदू मैनर के नेचुरल गार्जियन कौन है, ये आपको सेक्शन 6 में दिया हुआ है। ठीक है, और लेजिटिमेट बॉय या इलेजिटिमेट गर्ल हो, ठीक है, इलेजिटिमेट बॉय हो या इलेजिटिमेट गर्ल हो, तो उसका जो है नेचुरल गार्जियन पहले कौन रहता है, उसके नेचुरल गार्जियन पहले माँ रहती है, तब पापा रहते हैं। देखिए, लेजिटिमेट बॉय और लेजिटिमेट गर्ल के जो फादर हैं वो कौन है, तो पहले फादर है और फिर माँ है। लेकिन इलेजिटिमेट चाइल्ड के जो है नेचुरल गार्जियन पहली माँ होती है, फिर उसके फादर होते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है कि नेचुरल गार्जियन जो होते हैं वो कब उनसे सीज कर लिया जाता है, किस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नेचुरल गार्जियन। हमारा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नेचुरल गार्जियन को कब सीज कर लिया जाता है कि वे अपने गार्जियन की गार्जियनशिप को वो नहीं निभा पा रहे हैं।
जब जब कोई गार्जियन हिंदू अपने हिंदू होने, जैसे कि कोई गार्जियन हिंदू से उससे छीना जाता है, हिंदू धर्म जो से छीना जा रहा है, ठीक है, तब जब वो हिंदू नहीं रहा हो तब, या फिर वो फाइनेंशियली रिनॉन्स हो गया, वो सन्यासी होकर सन्यासी ले लिया हो, या फिर वो अंतिम रूप से वो मर चुका हो या सन्यासी ले लिया हो, तब उस गार्जियन से उस नेचुरल गार्जियन से सीज कर लिया जाता है। लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि फादर एंड मदर डू नॉट हैव इंक्लूडेड स्टेप फादर एंड स्टेप मदर। फादर और मदर के जो अंतर्गत जो है उसको स्टेप फादर और स्टेप मदर नहीं लिया गया। यहाँ तक हम पहले वीडियो में डिफाइन कर दिए थे, आप लोग उस वीडियो को भी अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और ये यहाँ से सेक्शन 7 है, ये सेक्शन 7 में डिफाइन करती हूँ आपसे। अब यहाँ से हम देखते हैं सेक्शन 7 में क्या कह रहा है। कि अभी तक जो मैं जितना भी मैं आपको बताई हूँ ये पहले वीडियो में दिया हुआ था, लेकिन मैं उसको रिवाइज करने के लिए इसको दोबारा रिपीट कर दी। अब देखिए सेक्शन 7 क्या बोलता है। सेक्शन 7 कहता है कि नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एडॉप्टेड सन, कोई भी बच्चा एडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है, तो उसके नेचुरल गार्जियन, उसके जो है नैसर्गिक गार्जियन जो है नैसर्गिक संरक्षक कौन हो गए, ठीक है। तो द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए एडॉप्टेड सन हु इज ए माइनर passes or adoption to the adoptive father or after him to adoptive mother। कोई भी नेचुरल गार्जियन जो होंगे अडॉप्टेड सन के, उसके पहले जो माइनर होंगे तो उसके जो अडॉप्टिव फादर होंगे वो पहले उसके नेचुरल गार्जियन है, उसके बाद उनके बाद क्या उनकी माँ है, मतलब एडॉप्टिव मदर है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन। अब यहाँ पे बता रहा है कि नेचुरल गार्जियन का क्या शक्ति है, नेचुरल गार्जियन जो भी हैं उनकी शक्ति क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। और ये पावर्स को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे नेचुरल गार्जियन का क्या पावर्स है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का जो सेक्शन 8 कहता है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन का क्या शक्तियाँ हैं। तो नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर हैज पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सब्जेक्ट to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor and for the realization and protection of or benefit of the minor estate, but a guardian can in no case bind the minors by personal covenant। इसमें क्या बता रहा है कि हर हाल में जो है कोर्ट जो है या फिर हर हाल में जो है इस एक्ट जो है माइनर्स का सर्वोपरि कल्याण देखती है कि माइनर्स का कल्याण किस साइड में है, कि और माइनर्स के जो का जो बेनिफिट है उसका उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या नेसेसरी है, क्या रीजनेबल और क्या जो प्रॉपर होना चाहिए, उस माइनर्स के लिए क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखने के लिए नेचुरल गार्जियन को जो है जो भी पावर है वो किया जाएगा, ठीक है। ऑन द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट अ प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। नेचुरल गार्जियन जो है वो जो बिना परमिशन मतलब बिना कोर्ट के परमिशन के मॉर्गेज चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल गिफ्ट एक्सचेंज और अदरवाइज एनी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो है मॉर्गेज चार्ज ट्रांसफर ऑफ सेल गिफ्ट एक्सचेंज और अदरवाइज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गार्जियन का वो माइनस का जो प्रॉपर्टी होगा वो मॉर्गेज चार्ज ट्रांसफर और ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और फॉर इट term exceeding 5 years or term exceeding more than 1 year beyond the date of which minor will attain the majority। थर्ड क्या बोलता है, एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ए नेचुरल गार्जियन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 इज voidable at the instance of the minors and or any person claiming under him, and no court shall grant permission to the natural guardian to do any act mentioned in subsection 2 except in the case of necessity or and the evident advantage to the minor। देखिए इस सेक्शन में बस इतना ही बताया गया है कि पावर जो है नेचुरल गार्जियन का जो पावर है वो उसको शक्ति दिया गया है। जो नेचुरल गार्जियन का जो पावर शक्ति है अगर कोई प्रॉपर्टी माइनर्स के अंतिम में है तो माइनर का सर्वोपरि कल्याण किस साइड है। अगर हर कुछ में इस माइनर को देखना है कि माइनर का जो क्या बेनिफिट होगा, क्या प्रोटेक्शन हो रहा है, माइनर को अगर सही रीजनेबल प्रॉपर केयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हर कुछ को जो है ये नेचुरल गार्जियन का जो एक शक्ति होता है, पावर होता है, और उसके जो
मॉर्गेज है, चार्ज है, ट्रांसफर है, सेल एक्सचेंज करना है, तो ये सब जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सब जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो नहीं कर सकते। और लीज कोई भी प्रॉपर्टी है अगर लीज पे लगा रहे हैं तो, लेकिन ये कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें बेनिफिट करना है। इसके किसका बेनिफिट होना चाहिए, तो गार्जियन माइनर का बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई भी एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ बाय नेचुरल गार्जियन, कोई भी डिस्पोजल हो रहा है, हाँ डिस्पोजल हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाय नेचुरल गार्जियन की तरफ से, और वो अगर सब सेक्शन 1 और 2 के अंतर्गत आ रहा है तो वो वाइडेबल होगा। और अगर वो पर्सन जो है अगर जो है माइनर जो है वो क्लेम कर रहा है तो वो माइनर्स क्या थी पे है कि अगर वो ऐसा हो रहा है तो माइनर जो है उसको वाइड करवाना चाह रहा है या उसको वैलिड रखना चाह रहा है, लेकिन वो माइनर्स पे डिपेंड करता। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या बताया गया, वाइडेबल है। इसको जो है वैलिड नहीं बताया, ना ही उसको वाइड बताया कि वाइडेबल है। अगर वो माइनर पे डिपेंड कर रहा है कि वो माइनर उसको क्या करना चाहता है, ठीक है। और इस पर क्या बोलता है कि नो कोर्ट शॉल गेट ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन, कोई भी कोर्ट जो है वो नेचुरल गार्जियन की परमिशन को ग्रांट नहीं कर सकता जब तक में, चूंकि वो देखना चाहते हैं कि वो हर कुछ में, हर अति में, हर सर्वोपरि क्या कर रहा है कि गार्जियन माइनर्स का कल्याण किस में, माइनर का बेनिफिट किस चीज में, माइनर का देखभाल किस चीज से ज्यादा हो रहा है, वो माइनर्स को ही यहाँ पे एक अंतर्गत लेके चल रहा है। क्योंकि माइनर यहाँ पे ये एक्ट भी किसके लिए बना है, ये एक्ट बना था माइनर के लिए। तो जब माइनर के लिए एक्ट बना है तो ये इस पे उसका जितना भी वो पावर है वो तो उसको तो ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें नेचुरल गार्जियन का जो है कुछ भी, जैसे कि नेचुरल गार्जियन में कौन कौन आते हैं, माता आते हैं, पिता आते हैं, पति आते हैं। तो जो माइनर होते हैं, माइनर का जो कल्याण सर्वोपरि है। और यदि पिता की मृत्यु के बाद जो है माता जीवित है तो पिता द्वारा जो नियुक्त किया गया वसीयत जो संरक्षक प्रभावी नहीं होगा। ये जो है टेस्टामेंटरी गार्जियन के बारे में बताता है कि अगर पिता कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन अगर नियुक्त कर दिए हैं तो अगर वो मर जाते हैं तो माता तो है ही, अगर माता मरने से पहले कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन नियुक्त कर देते तो माता का नियुक्त किया हुआ गार्जियन ही वो गार्जियन होंगे, फिर पाता वो प्रभावी होंगे। पिता के द्वारा किया हुआ टेस्टामेंटरी गार्जियन जो है वो प्रभावी नहीं होंगे। तो हर कुछ में क्या दिखा जा रहा है कि बच्चे का जो सर्वोपरि कहाँ है। फिर माता के पश्चात जो है अधर्म संतान का नेचुरल गार्जियन तो माता ही है, माता के बाद ही पिता है। तो जैसे कि क्या और दिखा जा रहा है कि हर अच्छी में कि किसका ध्यान रखा जाए, ठीक है, कौन सा केस पे है। फिर शिशु की अभिरक्षा है तो उसमें क्या कहा जाता है कि 5 साल के जो कम का बच्चा है वो माँ के पास रहेगा, क्योंकि माँ उसका लालन पालन अच्छा से कर सकेगी जो वो एक छोटा सा बच्चा है। तो यही देखा गया है कि किस पर कौन इसका ज्यादा ख्याल रख सकता है, ठीक है। और अधिकार देने के लिए अपत्य के जो कस्टडी का जो अधिकार देने के लिए जो कल्याण होता है वो केवल सर्वमान्य होता है। माता पिता की सुविधा की प्रसन्नता को कोई आधार नहीं रखता। इसमें ये नहीं है कि माँ पिता जो है अपनी प्रसन्नता के लिए कोई अपने चाइल्ड को अपने पास रख ले कि नहीं मतलब मेरे पास रहेगा तो हमको ज्यादा खुशी मिल रहा है, नहीं। तो ये देखना है कि ये बच्चे का जो है कल्याण किधर ज्यादा हो रहा है, किधर उसको अच्छा रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, दवा, ट्रीटमेंट। क्योंकि गार्जियनशिप में क्या बताया गया कि ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, घर का खाना पीना, उसके बाद ये सब चीज का ध्यान रहना चाहिए। तो ये कौन सबसे अच्छा से कर सकता है, तो कौन कर पाएगा, तो जो कर पाएंगे वो कस्टडी उन्हीं के पास जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ये टेस्टामेंटरी गार्जियन एंड देयर पावर्स के बारे में जो भी हम बताए थे, ये वही है कि वसीयत संरक्षक। एक तरह से टेस्टामेंटरी गार्जियन किसको कहते हैं, वसीयत जो उसका वसीयती संरक्षक करता है। तो इसको जो नियुक्त करने की शक्ति पिता पर है, केवल धर्म संतान में दी गई है। ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 9 के 4 में क्या दिया हुआ है, ए हिंदू मदर इज इंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ हर मदर माइनर illegitimate children may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property or in respect of both। तो जो भी नेचुरल गार्जियन इसमें दिया गया है, नेचुरल गार्जियन जो है वो माइनर को अगर वो बच्चे इलेजिटिमेट है तो उसमें किसको करना है, अपॉइंट करना है। तो उसमें जो है
माँ अपॉइंट करेगी, फादर नहीं, ठीक है। और गार्जियन जो है गार्जियन अपॉइंटेड सो विल बाय द माइनर्स गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। अगर जो है बालिका की वसीयत संरक्षक उसके विवाह के पश्चात संरक्षक नहीं रहेगा, ठीक है, जो भी टेस्टामेंट को उसके फादर उसके गार्जियन के द्वारा जो अगर टेस्टामेंट किया गया होगा तो वो बालिका का शादी के बाद उस टेस्टामेंट्री गार्जियन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। वो प्रभाव अपने आप खुद जैसे शादियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और क्या बोलता है, द राइट ऑफ द गार्जियन इज सो अपॉइंटेड बाय विल बाय द वेयर द माइनर इज ए गर्ल सीज ऑन हर मैरिज। ये तो सेक्शन 6 यही ना बता रहा है कि हाँ शादी होने के बाद जो है इसका माइनर्स का जो है गार्जियन अपने आप सीज हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 10 ओवरऑल सेक्शन 9 में यही कहा है। ओवरऑल सेक्शन 8 और 9 में जो ओवरऑल बताया गया है वो इतना ही बात बताया गया है, ठीक है। और सेक्शन 10 क्या बोलता है, इन कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज ए गार्जियन प्रॉपर्टी। कोई भी मतलब माइनर जो है एक दूसरे माइनर का गार्जियन तो नहीं बन सकता। ये क्या कहता है कि सेक्शन 10 क्या कहता है कि एक सेकंड वेट कीजिएगा। सेक्शन 10 क्या कहता है, ए माइनर shall be incompetent to act as a guardian of the property of any minor। तो क्या बोल रहा है कि माइनर जो है कोई वो खुद में असक्षम है वो दूसरे माइनर के गार्जियन के प्रॉपर्टी के गार्जियन बनने का, दूसरे माइनर के प्रॉपर्टी के गार्जियन बनने के लिए वो जो माइनर जो खुद को जिसको अपॉइंट किया जाएगा वो खुद भी असक्षम है, ठीक है। तो जैसे कि ए माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए गार्जियन ऑफ एनी माइनर। और देखिए सेक्शन 11 क्या कहता है, डिफैक्टो गार्जियन को भी यहाँ बताया गया। तो डिफैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। जो डिफैक्टो गार्जियन मतलब क्या होता है, जो खुद को सेल्फ अपॉइंट कर देते हैं, जो सेल्फ अपॉइंट हो जाते हैं कि अपने आप को अपॉइंट करते हैं कि मैं इसका डिफैक्टो गार्जियन हूँ, जो उसको कहते हैं डिफैक्टो गार्जियन। और डिफैक्टो गार्जियन जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है माइनर्स की प्रॉपर्टी को है उसको डील नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शॉल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू माइनर merely on the ground of is or being the de facto guardian of the minor। कोई भी हिंदू माइनर जो है, कोई भी हिंदू de facto guardian वो माइनर्स के प्रॉपर्टी के को डील नहीं कर सकते, ठीक है। इसके इतना ही कहना है। और द सेक्शन 12 क्या कहता है, गार्जियन और नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड, माइनर्स के जो अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है उसमें उसके इंटरेस्ट के लिए गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। वेयर ए माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर माइनर के पास अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है तो प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो एडल्ट मेंबर, जो भी इस फैमिली के सबसे एडल्ट मेंबर है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो प्रॉपर्टी जो है उनके मैनेजमेंट के अंदर चल जाएगा। इसके लिए कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा ऐसे अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग दैट नथिंग इन द सेक्शन शॉल बी डीम्ड टू अफेक्ट द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट ए गार्जियन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच। ऐसा अगर ऐसा समझा जाता है कि कोई भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट क्या नथिंग प्रोवाइडेड, ये क्या है, एक प्रोविजो दिया हुआ है। प्रोविजो क्या, नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो दिया हुआ है ये ऐसा नहीं समझा जाएगा कि ये अफेक्ट करता है हाई कोर्ट के जुडिक्शन को अगर वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सेक्शन 13 क्या कहता है, वेलफेयर ऑफ माइनर्स टू पैरामाउंट कंसिडरेशन। क्या कहता है सेक्शन 13 क्या बोलता है कि माइनर्स का जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है उसका जो वेलफेयर सबको वेलफेयर को सबको सर्वोपरि रखा गया, सबको सुपर पैरामाउंट किया गया, तो सबको सर्वोपरि रखा गया कि माइनर्स की का जितना भी उसका कल्याण है, उसका जो बेनिफिट है उसको अच्छे से केयर करना है, जो रहने खाने पीने ट्रीटमेंट दवा का जो केयर करना है उसको सबसे ज़्यादा पैरामाउंट रखा गया, सबको सर्वोपरि रखा गया। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एनी पर्सन एज ए गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर बाई कोर्ट, कोई भी पर्सन को अगर डिक्लेयर किया जाता है हिंदू माइनर के गार्जियन होने के लिए, तो वेलफेयर ऑफ द माइनर शॉल बी पैरामाउंट ऑफ द कंसिडरेशन। तो अगर कोई भी पर्सन को किसी माइनर्स के गार्जियन के लिए अपॉइंट किया जाता है तो बच्चे का जो कल्याण है उसको सबसे पहले सर्वोपरि रखना है, ठीक है। ये बोलता है वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। और टू सब सेक्शन तू क्या कहता है,
No person shall be entitled to the guardianship by the virtue of the provision of this act or any other relating to the guardianship matters among Hindu if the court is opinion if the court is the opinion of that her guardianship will not be the welfare of the minor. अगर कोई भी पर्सन अगर वो इंटाइटल नहीं है कि गार्जियनशिप के लिए अगर वो उसके तो कोर्ट जो है उसको गार्जियनशिप बनाने के लिए उसको नहीं उसको क्योंकि वो वेलफेयर ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति खुद ही शराब पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, तो वो क्या व्यक्ति वो खुद वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। वो अच्छे से ख्याल क्योंकि वो जब खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा, वो खुद एक शराबी है, तो वो क्या सिखाएगा बच्चे को? तो इसलिए जो है वैसे पर्सन को जो है गार्जियनशिप के लिए नहीं अपॉइंट किया जाता। और ये जो है हमारा जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ये इसका एक पार्ट 1 भी है, इसका एक पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। इसको अच्छे से आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस सेक्शन से जो रिलेटेड जितना भी केस लॉ होगा उसको मैं एक अलग से वीडियो में अपलोड करूँगी, उसको अलग से मैं डालूंगी। इसमें मैं केस लॉ नहीं बताई हूँ, बस ये सेक्शन के अंदर के जो एक्ट के अंदर जो बेयर एक्ट के अंदर जो भी सेक्शन क्या कहता है, किस वार्ड में बता रहा है, कि वो बस मैं इतना ही बताई हूँ। केस लॉ के लिए आप बने रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके केस लॉ भी अपलोड करूँगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मन आगे वीडियो डालने का बना रहे, इससे मुझे भी खुशी मिलती है। धन्यवाद।